हेलो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था और जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने कहा था कि किसी भी हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल जनरेट होता है कौन सा स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसको क्या कहते थे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, और इक्विलिब्रियम स्टेट इसलिए हम बोलते थे क्योंकि वो जो प्रोसेस था वो रिवर्सिबल प्रोसेस था। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। उस वक्त जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमारे पास वो डिफाइंड हो जाता है। इसके अलावा मैंने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का था, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और मैंने कहा था कि हमेशा कन्वेंशन यह है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात किया जाएगा, ये बाई कन्वेंशन है। दूसरा कन्वेंशन क्या बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शी कहते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। ठीक, फिर मैंने कहा था कि गैल्वेनिक सेल में जो करंट फ्लो करता है वो दोनों हाफ सेल के बीच ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करता है, और क्योंकि कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करता है गैल्वेनिक सेल में वो रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करता है, यानी लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इससे पहले मैंने ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में बताया था कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो अमाउंट ऑफ करंट होता है, और वो कैसे हम लोग निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के डाटा को पुट कर देंगे तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकल जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा अवेलेबल किया जाएगा, और वो कौन सा डाटा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, शी के रेस्पेक्ट में होगा। तो अब आइए, मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि कैसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा भाई, बोलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ई नॉट से। ठीक है, और ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम लिखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द potential of a half cell with respect to she at a standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर होगा एंड 1 atm क्या होगा बच्चों, प्रेशर होगा, और कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो किसी भी हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, शी के, किस कंडीशन में, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और ई नॉट इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने कहा था कि हमेशा याद रखो कि जब भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा तभी डिफाइन हो सकता है जब वो शी के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो। और मैंने कहा था शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या मानते हैं, बाय कन्वेंशन जीरो मानते हैं। अब आइए हम लोग हेडिंग में डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन क्या है, तो इसको देख लीजिए। पहला एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड को पहचानते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल को देख करके कैथोड और एनोड पता चल जाता है। आप बोलेंगे सर कैसे पता चलता है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि गैल्वेनिक सेल में सेल प्रेजेंटेशन होता है, उसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, एनोड होता है,
और फिर क्या करते हैं, बीच में पैरेलल लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। और राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है। लेकिन अगर मैंने कहा था कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मान लो सेल प्रेजेंटेशन ना दे और रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा दे दे, दो मेटल का या दो एलिमेंट का, और आपसे कहे ईएमएफ निकालो, तो ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे? जब तक कैथोड एनोड पहचानेंगे नहीं तब तक तो हम ईएमएफ भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम लोग को कैथोड एनोड पहचानने का तरीका बताता हूँ कि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखो कि कैथोड और एनोड, ठीक है। अब इसमें केस 1 दे देते हैं, ठीक है। अगर दो एलिमेंट दिया रहे, एक का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे और एक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में दिया रहे, तो प्लस वाला क्या होगा, कैथोड होगा, और माइनस वाला क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दे प्लस में और माइनस में, तो कैथोड कौन होगा बच्चों, प्लस वाला, और माइनस कौन होगा, एनोड वाला होगा। एनोड जो होगा वो माइनस होगा। अगर मान लो केस 2 दे दे और उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा अवेलेबल कर दे, दोनों प्लस दे दे, दो मेटल दे दे या दो एलिमेंट दे दे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में दे दे, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन कैथोड है कौन एनोड है? तो बड़ा वाला जो प्लस होगा, यानी कि जो बड़ा वाला प्लस होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। छोटा वाला प्लस क्या होगा, एनोड होगा। क्योंकि याद करो मैंने कहा था प्लस मतलब भिकमंगा कंगला, जितना ज़्यादा प्लस है इसका मतलब वो क्या है, उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो प्लस वाला जो ज़्यादा बड़ा प्लस वाला होगा वो कैथोड होगा, जो छोटा प्लस होगा बच्चों वो एनोड हो जाएगा। ठीक है जी। और केस 3 अगर हम देखें तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया दे दे और दोनों माइनस में दे दे, ठीक है बच्चों, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कौन प्लस कौन कैथोड है कौन एनोड है? तो जो बड़ा वाला माइनस होगा मेरे बच्चों वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, और जो छोटा वाला माइनस होगा वो क्या होगा आपका कैथोड होगा। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर प्लस वाला भी कैथोड एनोड कैसे हो सकता है? प्लस वाला तो समझ में आया कि कैथोड होगा, लेकिन ये प्लस वाला एनोड कैसे होगा? तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि मैं अमीर हूँ और अयान गरीब आदमी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, आप आसानी से कह सकते हैं कि ये पैसा देंगे वो ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो अगर हम और अयान दोनों गरीब आदमी हैं दोनों, तो अब उसमें देखना पड़ेगा ना कि कौन ज़्यादा अमीर है, यानी गरीब में भी तो कोई अमीर होगा ना। अब उसके पास अयान के पास 50 रुपया है, गरीब आदमी है, मेरे पास 60 रुपया है, तो इसका मतलब मैं अमीर हो गया ना फिर। और अगर मान लो दोनों अमीर हैं, एक बिल गेट्स है और एक है ना आपके मुकेश अंबानी है, तो दोनों अमीर हैं, तो फिर दोनों अमीर में अब देखना पड़ेगा ना कि इसमें अमीर कौन ज़्यादा अमीर है। तो बिल गेट्स डेफिनेटली ज़्यादा अमीर होगा और जो आपका मुकेश अंबानी वो कम अमीर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपैरिजन वाला टर्म होता है। तो याद रखो प्लस वाला और माइनस वाला, अगर दो एलिमेंट दिया रहे और एक का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में दिया रहे एक का माइनस में दिया रहे, तो प्लस वाला कैथोड माइनस वाला एनोड। और अगर दोनों प्लस में दिया रहे तो बड़ा वाला प्लस, देखो ध्यान से ग्रेटर का साइन दिया हुआ है, बड़ा वाला प्लस क्या होगा, कैथोड होगा, और छोटा वाला प्लस एनोड होगा। और अगर दोनों माइनस दिया रहे तो बड़ा वाला माइनस क्या होगा मेरे बच्चों, एनोड होगा, और छोटा वाला माइनस क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, पहला एप्लीकेशन समझ में आया। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप कैथोड एनोड निकाल लेंगे तो आप अपने आप क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, यानी आप सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ईएमएफ बराबर क्या होता है बोलो, ईएमएफ इसी को क्या कहते थे बच्चों, ई सेल। और ई सेल किसके बराबर होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता था, याद करो। तो कैथोड एनोड जब पहचानोगे तभी ना ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का हमारे पास एप्लीकेशन ये है कि हम कैथोड एनोड पहचान सकते हैं, और उसका एप्लीकेशन फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, दो मेटल, तो फिर प्लस वाला कैथोड होता है और माइनस वाला क्या होता है, एनोड होता है। तो प्लस वाले वैल्यू में से माइनस वाला वैल्यू घटा देंगे। मैं इस पे प्रॉब्लम्स बनवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर दोनों प्लस होता तो बड़ा वाला प्लस कैथोड होता, छोटा वाला प्लस एनोड होता, यानी बड़े वाले प्लस में से छोटा वाला प्लस घटा देंगे। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सेल निकल जाएगा। और अगर दोनों माइनस होता बच्चों तो बड़ा वाला माइनस एनोड हो जाता, छोटा वाला माइनस कैथोड हो जाता, यानी छोटे वाले माइनस से बड़ा वाला माइनस को क्या करेंगे, वैल्यू को घटा देंगे।
तो ई सेल निकल जाएगा। ये दो फायदा समझ में आ रहा है। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा क्या होगा वो देख लें हम लोग। टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर पता चल जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। अगर हम जिस एलिमेंट का, हिंदी में लिख रहा हूँ, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वह एलिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सारे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे एग्जांपल लिथियम है, आप रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो तो उसमें देखोगे सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो निगेटिव में लिथियम का है। तो लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो दो एंड बना हुआ है, उसमें है ना हाइड्रोजन बीच में है और एक तरफ निगेटिव वैल्यू चल रहा होता है, एक तरफ पॉजिटिव हो रहा होता है। और ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे आता था, मैंने बताया था कि जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जितना कम रिएक्टिव होगा उतना प्लस में जाता चला जाएगा, और जितना माइनस में होगा उतना क्या होगा कि वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता चला जाएगा। तो याद रखो, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे इसका बेहतरीन एग्जांपल लिथियम है। ठीक है जी, अब यहाँ पर लिथियम को याद रखें क्योंकि ये एंड ऑफ द क्या है, ये एंड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा माइनस होता है। और आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई सर ये बताइए कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन तो लिथियम अपने ग्रुप में टॉप पे है ना, अल्कली मेटल है। हाइड्रोजन को तो हटा दो, हाइड्रोजन तो रेफरेंस में जीरो लेते ही हैं उसको। तो अब लिथियम का सबसे ज़्यादा माइनस कैसे होगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कैसे देगा। तो उसका साइज़ तो छोटा है, तो साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा। तो फिर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गया, तो उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। ये 11th में भी पढ़ा रखा है। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब कि ये लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालता है क्योंकि लिथियम जब लिथियम प्लस में बदलेगा तो उसका जो है लिथियम प्लस में बदलने के बाद जो सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकालता है। क्योंकि साइज़ भी छोटा है ना लिथियम का, तो साइज़ छोटा होगा तो प्लस चार्ज, इफेक्टिव प्लस चार्ज होगा, तो वाटर से स्ट्रांगली वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि होना किसको चाहिए था, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा साइज सीजियम का होता है, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, तो सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन सीजियम के साथ दिक्कत ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लिथियम के साथ दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन सीजियम के साथ क्या एडवांटेज है कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन उसके साथ मुश्किल क्या है सीजियम के साथ, कि वो इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब निकालने के बाद जो उसके पास प्लस चार्ज आएगा वो लार्ज एरिया पे होगा, और लार्ज एरिया पे जब होगा तो उसका प्लस चार्ज इफेक्टिव प्लस चार्ज नहीं होगा। अगर वो सॉल्वेंट से या वाटर से इंट्रैक्शन करेगा तो वो उतना ज़्यादा हीट नहीं निकालेगा। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल 11th क्लास में भी दिया होगा कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान इसलिए होता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी उसको सपोर्ट देता है। ठीक है जी, और सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो है लेकिन फिर भी वो नहीं निकालता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी सपोर्ट नहीं देता। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, जैसे मान लो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 10 रुपये का मार्कर है ना खरीद करके 20 रुपये में बेच देता हूँ। अब देखो 10 रुपये का मार्कर 20 रुपये में बेच दिया, तो बताओ क्या है, ये अच्छा बिजनेस है ना भाई, 100% फ़ायदा है।
अब मान लो अगर किसी दिन हमको बिल गेट्स से मुलाकात हो गई और उसको मैंने कहा कि भाई आपका बहुत नाम सुना है, बिल गेट्स को मैं कहूँ लेकिन मैं भी बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अगर उससे कहूँ कि भाई बताऊँ कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% है ना मुनाफा है, तो डेफिनेटली बिजनेसमैन के तो कान खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 100% मुनाफा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई 10 रुपये का मार्कर खरीदो 20 रुपये में बेच दो। तो वो क्या करेगा, मेरे को क्या करेगा, भगा देगा? नहीं भगा देगा, बोले खबरदार इधर मत आना। क्यों? क्योंकि 10 रुपया निकालना उसके लिए आसान है, मेरे लिए 10 रुपया निकालना मुश्किल है। उसके लिए तो आसान है लेकिन फिर भी वो नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा 10 रुपया? क्योंकि उसका 10 रुपये का जो फ़ायदा होगा 20 रुपये में मार्कर बेचेगा, तो वो 10 रुपये का फ़ायदा को उसके है ना डॉगी का बिस्किट भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सीजियम है उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन सोचो तो सही, एटम इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है? फ्री में तो नहीं निकालता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी खर्च होती है। अब सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो एनर्जी खर्च हो रही है। और खर्च कब करता है आदमी? बिजनेस में पैसा कब लगाता है? जब पैसा जो लगे उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाए, यानी जो पैसा इन्वेस्ट हो बिजनेस में उससे ज़्यादा पैसा क्या हो, रिलीज हो। तो सीजियम के केस में क्या होता है बच्चों कि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन तो निकाल देता है, लेकिन कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालने के बावजूद भी उसका वाटर से जो इंटरेक्शन होता है सीजियम का, वो उतना हीट जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि साइज उसका क्या है, बड़ा है। तो वो वही बात हो गई कि बिल गेट्स को 10 रुपया निकालना आसान है लेकिन फिर भी वो नहीं निकालता, उसमें टेंडेंसी नहीं होगी निकालने की, क्योंकि उसको 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट से 20 रुपये का 10 रुपये का फ़ायदा का उसका कोई एडवांटेज नहीं है। उसका तो फ़ायदा 10 मिलियन 10-20 बिलियन डॉलर में फ़ायदा हो तो समझ में आती बात, लेकिन हमारे लिए 10 रुपया निकालना क्या बच्चों, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो हम किसी तरह से है ना 10 रुपये का है ना जुगाड़ करेंगे, और 10 रुपये का जुगाड़ करने के बाद है ना 10 रुपये का मार्कर खरीद के 20 रुपये में यान को बेच देंगे। तो इसका मतलब वो 10 रुपया फ़ायदा तो मेरे लिए अच्छा फ़ायदा है ना भाई, क्योंकि चाय बिस्किट खा सकते हैं, गरीब आदमी तो यही करेगा। तो इसका तो यही कहानी यहाँ पर भी है कि लिथियम को सपोर्ट जो देता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सपोर्ट नहीं देता, बल्कि उसको सपोर्ट मिलता है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं कि सीजियम इज़ नॉट वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, यानी इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, यानी एनर्जी कम रिलीज होगी। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च तो कम आएगा लेकिन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वाटर से इंट्रैक्शन में नहीं निकलेगी। और लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल तो होगा, आईपी ज़्यादा लगेगा, यानी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ज़्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर भी वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है ना उत्सुक होता है, क्योंकि उसका वाटर से इंट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। यानी ओवरऑल एनर्जी जो है लिथियम का लिथियम प्लस में बदलने में ज़्यादा निगेटिव होती है, यानी ज़्यादा रिलीज होती है। ये बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये यूनिवर्सल बात है। मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो देखते हो ज़्यादा माइनस में देखते हो, इसका मतलब उसको एनर्जी का फेवर मिल रहा है। ज़्यादा माइनस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना कौन चाहता है भाई? इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसको कौन है ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वाटर से इंट्रैक्शन में वो ज़्यादा निगेटिव हो जाए। इस बात का डिटेल हम लोग डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में करेंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। और याद रखो फ्लोरीन का, ध्यान से देखो, अब इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा यानी कि जितना कम निगेटिव होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको खास ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा, इसलिए है ना इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं नीट में और जेई में।
तो सिंपल सी बात है, इस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम निगेटिव होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यानी जितना कम निगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और याद रखो कि फ्लोरीन हैव मैक्सिमम पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOA लिख दिया है। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों है ना पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मामला था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का मामला है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो F जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें बदलेगा बच्चों, F माइनस में। और आप जानते हैं कि फ्लोरीन का सरफेस एरिया क्या है, साइज छोटा है ना भाई, एक्सट्रीम राइट में है, तो इसमें जब माइनस चार्ज होगा तो वो स्मॉल एरिया पे माइनस चार्ज होगा। और इसमें भी वही कहानी होगी कि इसका जब सॉल्वेंट से इंट्रैक्शन होगा या वाटर से इंट्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करा देगा, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये दो एंड आपको याद रखने हैं बच्चों, लिथियम वाले और कौन से वाले, फ्लोरीन वाले। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। तो अब आइए रिएक्टिविटी रिडक्शन पोटेंशियल का मैंने 3 फायदा बताया। पहला क्या कि रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को देख के कैथोड और एनोड पहचान सकते हैं, अगरचे हमको सेल प्रेजेंटेशन ना दे, सिर्फ एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दे, तो आपको ये पहचानना आसान होगा कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। और मैंने बता दिया कि अगर एक प्लस है एक माइनस है रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू में, तो प्लस वाला कंगला है, यानी कि वो क्या होगा, कैथोड की तरह काम करेगा, जो माइनस वाला होगा वो अमीर होगा, यानी एनोड की तरह काम करेगा। और अगर दोनों प्लस है तो बड़ा वाला प्लस कैथोड है, छोटा वाला प्लस एनोड है। और अगर दोनों निगेटिव है तो बड़ा वाला निगेटिव क्या होगा मेरे बच्चों, एनोड होगा, छोटा वाला निगेटिव क्या होगा, वो क्या होगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, इस पे लगातार बहुत सारे सवालात आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 2-4 सवाल हम लोग इस पे नीट पे जेई पे सवाल बना के देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पे मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिख दिया है बोर्ड पे। इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम लोग है ना डिस्कस करके देखते हैं बारी बारी से। ये रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के बेसिस पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द रिड्यूसिंग एजेंट इज। इसमें 4 मेटल दिया हुआ, 4 एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एक तो क्रोमियम 3+ है, दूसरा Cl- है, तीसरा क्रोमियम है और चौथा Mn2+ है। और सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। देखो E0 Cl2/Cl- का दिया हुआ 1.36, क्रोमियम का +3 स्टेट में दिया हुआ 0.74 और E0 क्रोमियम का, ठीक है, Cr2O7 है, Cr3+ में 1.33 और E0 Mn4- का 1.51। तो बोलता है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे। अब मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस में आएगा वो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ज़रा सोचो कि जितना ज़्यादा माइनस में होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी जितना ज़्यादा माइनस होने का मतलब उतना कम प्लस में जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे डाटा को देख करके आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। देखो इसमें जो है ये एक वैल्यू जो है मैंने ठीक से नहीं लिखा है, इसको ठीक कर लो, ये -0.74 है। तो अब देखो इसमें चारों एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल देखो है ना अलग अलग है। इसमें आप देखोगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, वो भी प्लस में है और ये माइनस में है। तो जिसका माइनस होता है ना तो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये देखो सब प्लस में है, ये सिर्फ माइनस में, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि ये आंसर आपका कौन सा होगा, समझ में आ रहा है, Cr3+/Cr। इसका मतलब कि ये वाला क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर जो होगा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो, ये Cr3+ है और ये Cr है। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ इस एलिमेंट को देखो, यहाँ कौन सा स्टेट है, +6 से +3 में जा रहा है। ठीक है जी, +6 से +3 में जा रहा है, तो ये प्लस में है। और ये +3 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। किस में जा रहा है, 0 में। इसका तो ये एक्चुअली में Cr से Cr3+ में बदल रहा है, ये
+3 से +6 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा निगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Cr3+ वाला है ना। देखो Cr3+ वाला है, तो Cr3+ वाला का मतलब कि ये इस स्टेट में है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, Cr आंसर होगा। ठीक है जी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, और यहाँ पर Cr3+6 से +3 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उल्टा सोचेंगे, +3 से +6 में जा रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये फेवरेबल नहीं होगा। और यहाँ पर Cr से Cr3+ में जा रहा है, तो ये माइनस ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना उतना आसान होगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर E0 M3+/M2+ है, ध्यान से देखो M3+/M2+ है, यानी +3 से +2 में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, इन चारों मेटल का क्या कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पर कौन सा स्टेट के लिए दे रहा है, +3 से +2 में जाने के लिए दे रहा है। तो बोलता है कि किसमें +3 से है ना +2 से +3 में जाना आसान होगा। ध्यान से देखो, +2 से +3 में जाना आसान, तो अब दिमाग लगा के सोचो, +2 से +3 में जाने का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है या ले रहा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तभी ना +2 से +3 में जाएगा। तो इसका मतलब कि आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मामला किस में होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस में आएगा। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो आप वैल्यू चेक करोगे, तो ये जो दिया हुआ है Cr का -0.41 है, यहाँ दिया हुआ +1.54, यहाँ 0.77 है, इसके अलावा क्या दिया हुआ 1.97 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे आसानी से +2 से +3 में कौन जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी छोड़ सकता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा माइनस होगा वो उतना आसानी से क्या करेगा बच्चों, है ना, +2 से +3 में जा सकता है। तो इसका आंसर अगेन क्रोमियम हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम का सबसे ज़्यादा माइनस में है, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना फिजिबल होगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आइए अगला सवाल देखिए, ये 3 एलिमेंट हैं X, Y, Z, और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, और कहता है इसको सजा दो किसके बेसिस पे, रिड्यूसिंग पावर के आधार पे। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, ये बताना है आपने। तो अब बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसको जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़े, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है, जो अमीर होता है। अमीर कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा माइनस में हो। तो अब इन चारों एलिमेंट में देखो, इन तीनों एलिमेंट में चेक करो, X, Y, Z 3 एलिमेंट में X का वैल्यू -1.2 है, Y का वैल्यू 0.5 है, और Z का वैल्यू -3 है। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Z वाला ही तो होगा। फिर किसका नंबर आएगा, यानी पहले Z होगा, फिर कौन होगा, X होगा, सबसे आखिरी में Y होगा। तो Z इज ग्रेटर देन X, ठीक है जी, Z इज ग्रेटर देन X, X इज ग्रेटर देन Y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पे आप लोग सवाल बनाएंगे तो आप खास करके नीट के और जेईई के सवाल में जाके देखेंगे तो इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पे, ठीक है बच्चों, अब आइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का चौथा एप्लीकेशन देखते हैं, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब आप बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहाँ पढ़ा हमने, तो याद करो 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। अब जैसे मैं 11th की बात करता हूँ तो बहुत लोगों का खून सूख जाता होगा, तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। सबसे पहले तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, वो क्या है, ΔRg0 = -NFe0 सेल। अब ये ΔRg0 क्या था, याद करो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन था। क्या था ये, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, क्योंकि सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना भाई, तो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो -NFe0 सेल के बराबर होता है। आप बोलेंगे सर ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये गिब्स फ्री एनर्जी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क है। कौन सा वर्क है, मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क। आप बोलेंगे सर यूजफुल वर्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितना भी वर्क होता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, या आप पढ़ रहे हो तो आप भी वर्क कर रहे हो। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये 1 घंटा की अगर क्लास लूँ तो 1 घंटे में जो है इसमें 45 मिनट काम की बात बोलता हूँ, 15 मिनट फालतू लिखने में भी वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है कभी है ना चुटकुला भी सुना देता हूँ, कभी डायलॉग भी मार देता हूँ। तो इसमें काम का वर्क तो 45 मिनट हुआ, और 15 मिनट क्या हो गया, क्या हुआ, नॉन यूजफुल वर्क हो गया।
तो 45 मिनट यूजफुल वर्क हुआ और 15 मिनट नॉन यूजफुल वर्क हुआ। तो गिव फ्री एनर्जी जो है वो हमें क्या बताता है, मेजरमेंट ऑफ यूजफुल वर्क, यानी यूजफुल वर्क कितना होगा, यानी ये जो इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई वो कितना इफेक्टिव काम कर रही है, तो गिव फ्री एनर्जी चेंज के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और याद रखो कि जिस सेल का या जिस बैटरी का गिव फ्री एनर्जी चेंज जितना ज़्यादा निगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब वो उतना अच्छा वर्क करेगा, उतना यूजफुल वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें मुद्दे पे वापस आना है कि अगर कोई बच्चे को गिव फ्री एनर्जी चेंज नहीं भी याद है तो ये फार्मूला याद कर लो, गिव फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल के बराबर होता है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन है, यानी n का वैल्यू है ना, इलेक्ट्रॉन क्योंकि हो रहा है, जैसे जिंक गैल्वेनिक सेल में जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और कॉपर वाले हाफ सेल में जा रहा था, तो डेफिनेटली वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक फैराडे कांस्टेंट है जो हम पहले से जानते हैं 96,500 कूलम के करीब होता है। और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बताओ कैथोड एनोड हमें कैसे पता चलेगा, बोलो भाई। कैथोड एनोड तो हमको पता चल सकता है कैसे, तो जब तक रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास दिया रहेगा तभी ना पहचानेंगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। क्योंकि आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर 2 मेटल दिया रहे और दोनों का, एक का प्लस दिया रहे एक का माइनस दिया रहे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, तो प्लस वाला कैथोड होगा, माइनस वाला एनोड होगा। और अगर दोनों माइनस दिया रहे तो बड़ा वाला माइनस क्या होगा, एनोड होगा, छोटा वाला माइनस क्या होगा, कैथोड होगा। और अगर दोनों जो है क्या हो, एक दोनों प्लस दिया रहे तो बड़ा वाला प्लस कैथोड होगा, छोटा वाला प्लस एनोड होगा। तो अब यहाँ ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं, या तो ई नॉट सेल डायरेक्ट अगर सेल का दिया रहे तब तो सीधे उठा के रख देंगे यहाँ पे, एन का वैल्यू तो रिएक्शन से अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, और एफ फैराडे कांस्टेंट है तो गिव फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल निकल जाएगा। और ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू निगेटिव में जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना अच्छा वर्क करेगा, यानी बैटरी उतनी सुंदर है। सुंदर मतलब देखने में नहीं सुंदर, मतलब वो इफिशिएंट वर्क कर रही है। और उसी पे मैंने एक सवाल भी दे दिया है, बोल रहा है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ Ag आयन विथ कॉपर मेटल, यहाँ पर Ag आयन को कॉपर मेटल से रिड्यूस कर रहे हैं, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.04 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ गिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सेल बताइए। तो इसी फार्मूला को लगा देते हैं ना, हमें क्या निकालना है, डेल RG नॉट निकालना है। तो माइनस एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, सोचो Ag की वैलेंसी कितनी होती है भाई, Ag की वैलेंसी तो 1 ही होती है, और कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, Cu प्लस Ag प्लस Cu प्लस Ag प्लस। तो अब बताओ ये 2Ag ले लेंगे क्योंकि यहाँ कॉपर की वैलेंसी तो 2 है और Ag तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा Cu2 प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 2Ag। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2 ही इलेक्ट्रॉन का ना लेन देन हुआ। तो इनका वैल्यू यहाँ 2 रख दो, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है, और ई नॉट सेल का वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो शायद 89 किलो जूल आ जाएगा। तो ये 4 फायदा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करने का। बच्चों इस पर आप लोग सवाल बना के देखिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर इससे आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर होगी।